वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेवलिंग। अभी तक तो देखो अपन लोगों ने चैप्टर डिस्कस किए थे, जैसे थ्रोडोलाइट सर्विंग डिस्कस किया था, प्लेन टेबल सर्विंग डिस्कस किया था, चैन सर्विंग किया था, कंपास सर्विंग किया था। इन सभी के अंदर केवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस से उनका मेजरमेंट लिया गया था। लेकिन अगर अपन लोगों को देखो किसी पॉइंट की स्थिति के बारे में जानना है तो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन के साथ साथ उसकी वर्टिकल पोजीशन भी मापनी जरूरी होती है। तो लेवलिंग है वो सर्विंग की वही ब्रांच है जिसके अंदर विभिन्न बिंदु हैं जो अर्थ की सरफेस पर उनकी जो वर्टिकल पोजीशन है वो मेजर की जाती है, या वर्टिकल हाइट मेजर करने की जो प्रक्रिया है या कला है उसी को अपने लेवलिंग कहा जाता है। ये एक सर्विंग की ब्रांच है। देखो इसका अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में कुछ एक डेफिनेशन है। सबसे पहले डेफिनेशन तो आपकी देखो लेवलिंग जो है इसकी डेफिनेशन ही है। तो लेवलिंग बता दिया, अर्थ की सरफेस पर जो विभिन्न बिंदु हैं उनकी अपेक्षिक ऊंचाइयां, मतलब एक दूसरे के सापेक्ष क्या उसकी ऊंचाई है या कितनी गहराई है। गहराई है तो ऊंचाई को अपने माइनस में व्यक्त कर देंगे। अपेक्षिक ऊंचाइयां ज्ञात करने की प्रक्रिया को लेवलिंग कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं, दूसरी डेफिनेशन है लेवल सरफेस। लेवल सरफेस देखो अर्थ की सरफेस को देखा जाए तो अर्थ की सरफेस थोड़ी अंडुलेटेड उबड़ खाबड़ है इस तरह से। तो अपने एक मेन स्फेरिकल सरफेस है वो कंसीडर कर लेते हैं। या आपकी मान लो पूरी जो अर्थ की सरफेस है उसका मीन है, मीन सरफेस है जिसको अपने बोलते हैं मीन स्फेरिकल सरफेस। क्योंकि देखो कुछ जगह इससे ऊंची है कुछ जगह नीची है, तो यह आपकी मीन स्फेरिकल सरफेस कहलाती है। और इस मेन स्फेरिकल सरफेस के पैरेलल कोई भी सतह होगी, जैसे यहां से एक सतह गुजर रही है इसके बिल्कुल पैरेलल, यहां से एक सतह गुजर रही है इसके पैरेलल, इसके पैरेलल जो भी सतह गुजर रही है, ठीक है, वो आपकी कहलाएगी लेवल सरफेस। लेवल सरफेस तो ध्यान रखना, लेवल सरफेस एक कर्व्ड सरफेस होती है, वक्रीय सतह होती है। लेवल सरफेस का मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं होता या प्लेन नहीं होता, बल्कि वो एक कर्व्ड सरफेस होती है, वक्रीय सतह होती है, जो कि आपकी मेन स्फेरिकल सरफेस के पैरेलल होती है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो आपका कोई स्टिल लेक है जो, या जो कोई लेक है उसका जो स्टिल या शांत जल होता है, जो स्टिल वाटर ऑफ लेक, या झील का जो शांत जल होता है उसकी जो सतह होती है, ऊपरी सतह, वो लेवल सरफेस का सबसे अच्छा एग्जांपल होता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई तालाब है, तो ये जो तालाब होगा, तालाब की जो लेवल सरफेस होगी देखो बिल्कुल इस तरह से पैरेलल होगी, इस तरह से वो अपने को देखने में लगती है ऐसे कि वो जैसे बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, लेकिन बल्कि वो कर्व्ड होती है, वो इस तरह से वक्रीय होती है। तो ये हो गया आपका लेवल सरफेस। उसके बाद नंबर 3 आती है लेवल लाइन। देखो लेवल लाइन क्या होता है, लेवल सरफेस में स्थित कोई जो लाइन होती है वो लेवल लाइन कहलाती है। कोई भी लेवल सरफेस कंसिडर कर लो आप, लेवल मीन स्फेरिकल सरफेस की कोई सतह कंसिडर कर लो, उसके पैरेलल या उसके अंदर कोई स्थित लाइन है, ये आपकी जैसे ये लाइन है, ये आपकी लेवल लाइन होगी। सरफेस का मतलब एक सतह है, लाइन का मतलब सिर्फ एक रेखा है। तो लेवल सरफेस के अंदर कोई लाइन होती है वो आपकी लेवल लाइन कहलाती है। लेवल लाइन में ध्यान रखना एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, बल्कि ये भी एक कर्व्ड लाइन होती है। पर लोगों में देखो लेवल लाइन को बेसिकली स्ट्रेट मान लेते हैं, लेकिन ये अगर इसको स्ट्रिक्टली बात की जाए तो इसकी सरफेस होती है वो, इसकी जो लाइन होती है वो वक्रीय होती है, न कि स्ट्रेट होती है। लेवल लाइन के बाद अपने लेवल लाइन का देखो प्रत्येक बिंदु होता है, मैं आपको बताता हूँ, लेवल लाइन का जो प्रत्येक बिंदु होता है, जैसे ये लेवल लाइन का लेवल सरफेस का कोई बिंदु है, ये हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो दिशा होती है जिसको प्लम लाइन बोला जाता है, प्लम लाइन की ये हमेशा, इसका प्रत्येक बिंदु हमेशा इसके परपेंडिकुलर
होता है। जैसे इसका कोई सा बिंदु ले लिया, ये बड़ा बिंदु ले लिया, तो ये ग्रेविटी की जो दिशा है जिसको वर्टिकल लाइन या प्लम लाइन कहा जाता है, इसके हमेशा इस लेवल सरफेस के या लेवल लाइन के परपेंडिकुलर होती है। लेवल सरफेस हो गया, लेवल लाइन हो गया, उसके बाद बात करते हैं अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो जो लेवल सरफेस ले ली, लेवल सरफेस का कोई एक बिंदु ले लिया, लेवल सरफेस का कोई एक बिंदु ले लिया, जैसे मान लो ये लेवल सरफेस का एक बिंदु है, इसके टेंजेंशियल जो प्लेन होगा, स्पर्श रेखीय जो प्लेन गुजरेगा, वो आपका कहलाता है इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन। जैसे आप फुटबॉल की कल्पना करो, फुटबॉल का कोई एक बिंदु ले लो, उसको उससे गुजरने वाला टेंजेंशियल प्लेन किसी बिंदु पर हमेशा एक ही प्लेन हो सकता है, और हर बिंदु पर यहाँ पर ले लिया, यहाँ ले लिया, ये अलग अलग बिंदु पर अगर आप इसकी दिशा देखोगे तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होती। लेवल लाइन का प्रत्येक बिंदु प्लम लाइन के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन का या हॉरिजॉन्टल प्लेन का प्रत्येक बिंदु इसके परपेंडिकुलर नहीं होता। और हॉरिजॉन्टल प्लेन के बाद देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर स्थित कोई भी लाइन होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो वो लेवल लाइन के टेंजेंशियल होती है, और प्लम लाइन का मतलब वर्टिकल लाइन प्लम लाइन के वो लंबवत होती है। प्लम बॉब के द्वारा जो प्रदर्शित दिशा होती है उसको प्लम लाइन बोला जाता है। प्लम बॉब के द्वारा प्रदर्शित ग्रेविटी की जो दिशा होती है उसको प्लम लाइन या वर्टिकल दिशा, वर्टिकल लाइन कहा जाता है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो भी आपकी प्लम लाइन के लंबवत होती है, केवल एक बिंदु पर ध्यान रखना है, जिस बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है उस बिंदु पर ये इसके स्पर्श बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद बात करते हैं अपने वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल लाइन अभी मैंने आपको बताया था कि प्लम बॉब के द्वारा प्रदर्शित जो वर्टिकल दिशा होती है, प्लम बॉब के द्वारा प्रदर्शित जो वर्टिकल दिशा होती है वो कहलाती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, और ये ग्रेविटी की दिशा होती है, ध्यान रखना। ये वाली जो दिशा दिखाई दे रही है आपको, या यहाँ पे बात करें तो जो ग्रेविटी की दिशा होती है, गुरुत्व की दिशा होती है केंद्र की तरफ, वो आपकी वर्टिकल लाइन कहलाती है। अगर यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है इस तरह से मान लो, उस बंदे के लिए ये सरफेस होगी और ये इसकी वर्टिकल लाइन होगी, प्लम बॉब के द्वारा प्रदर्शित दिशा होगी। वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल लाइन से गुजरने वाला कोई तल है वो वर्टिकल प्लेन कहलाता है। वर्टिकल लाइन से गुजरने वाले देखो बहुत सारे तल हैं, इस लाइन से गुजरने वाले तल की कल्पना करो तो ऐसे बहुत सारे तल आपको मिल जाएंगे जो वर्टिकल लाइन या प्लम लाइन से गुजर रहे हैं, जिसको अपने वर्टिकल प्लेन कहा जाता है। 8वां है इसमें डेटम। देखो डेटम क्या होता है, कभी भी अपने किसी बिंदु का लेवल वगैरह ज्ञात करते हैं, सबसे पहले देखो रिड्यूस लेवल क्या होता है। रिड्यूस लेवल अगर मैं 8 नंबर इसी डेफिनेशन को 8 नंबर मान लो, रिड्यूस लेवल को एक बार रिड्यूस लेवल या एलिवेशन बोल सकते हैं। तो देखो रिड्यूस लेवल का मतलब होता है कि कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं या रेफरेंस सतह ले लेते हैं अपने, उस रेफरेंस पॉइंट से मापी गई वर्टिकल दूरी होती है, जो वर्टिकल हाइट होती है, वो आपका कहलाता है उस बिंदु का आरएल या रिड्यूस लेवल या एलिवेशन। देखो अगर रेफरेंस पॉइंट के ऊपर है तो प्लस लेते हैं रिड्यूस लेवल को, अगर नीचे है तो अपने माइनस कंसिडर किया जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट होता है जो, या रेफरेंस लाइन होती है जिसके सापेक्ष विभिन्न बिंदुओं का आरएल या एलिवेशन ज्ञात किया जाता है या वर्टिकल हाइट मापी जाती है, उस रेफरेंस सतह को या उस लाइन को या बिंदु को बोला जाता है डेटम। और इंडिया में ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के लिए मुंबई को डेटम माना गया, मुंबई हाई को डेटम माना गया है। ठीक है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के लिए मुंबई हाई को डेटम या रेफरेंस सरफेस माना गया है। इसके अलावा एक देखो टेक्निकल टर्म्स और आता है बेंचमार्क। अगर मैं बात करूं 10 नंबर बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या होता है, देखो परमानेंट कोई पॉइंट या चिन्ह है जो जिसका आरएल देखो पहले से ज्ञात किया जा चुका है, जिसका आरएल
आपका पहले से ज्ञात है, ठीक है, ऐसे परमानेंट चिन्ह या ऐसे परमानेंट पॉइंट को अपने बेंचमार्क कहा जाता है, और जिनका प्रयोग आगे वाले बिंदुओं की आरएल ज्ञात करने में किया जाता है। क्योंकि देखो पहले से आरएल अगर रिड्यूस लेवल या उसका जो एलिवेशन है पता है, तभी उस बिंदु को अपने आगे वाले बिंदुओं की आरएल ज्ञात करने में यूज कर सकते हैं। तो बेंचमार्क का मतलब होता है परमानेंट पॉइंट और मार्क about which elevations of various points are measured and elevation of is already known, जिसका एलिवेशन पहले से पता हो, आपका बेंचमार्क कहलाता है। तो देखो ये कुछ एक डेफिनेशंस थी जो बेसिकली लेवलिंग में काम में ली जाती हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने कुछ बेसिक डेफिनेशन थी लेवलिंग से संबंधित जो डिस्कस की थी। इस लेक्चर में अपन लोग डिस्कस करेंगे कि लेवलिंग के लिए कौन कौन सी मेथड्स हैं वो यूज की जाती हैं। मेथड्स ऑफ टेक्योमेट्री, मेथड्स ऑफ लेवलिंग। तो अगर देखो लेवलिंग की मेथड की बात करें तो इसमें जो सिद्धांत के हिसाब से जो यूज की जाती है, तो देखो एक तो होती है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। बैरोमेट्रिक लेवलिंग, एक होती है हाइप्सोमेट्री, और एक होती है स्पिरिट लेवलिंग। स्पिरिट लेवलिंग डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो तरीके से हो सकती है। डायरेक्ट स्पिरिट लेवलिंग और इनडायरेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग आती है। तो बैरोमेट्रिक लेवलिंग में देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो मेजर किया जाता है, और वो मेजर किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फिर, और अपन लोग जानते हैं जैसे जैसे अपने अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, दूर जाएंगे, वैसे वैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, और उसका संबंध अपने हाइट से कर देते हैं, क्योंकि जितना आप ऊंचाई पर होगे उतना ही प्रेशर कम होगा, और इस प्रेशर को मेजर करके अपने हाइट से रिलेटेड उसका संबंध स्थापित करके वर्टिकल हाइट को मेजर कर लेते हैं। तो देखो ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, इसलिए इसको सर्वे वर्क में यूज नहीं किया जाता। ठीक है, इट इज नॉट एन एक्यूरेट मेथड ऑफ लेवलिंग। सर्वे वर्क में इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। दूसरी है हाइप्सोमेट्री। ये भी आपका देखो वैसे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सिद्धांत पर ही आधारित है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो आपका जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड उबलता है, बॉइलिंग पॉइंट से संबंधित कर देते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, देखो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे अपने ऊपर जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट आपका घटता जाएगा। क्वथनांक बिंदु है किसी लिक्विड का वो घटता जाएगा, और आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी घटता जाएगा, और जिससे अपने हाइट को संबंधित करके हाइट को मेजर किया जा सकता है। मतलब इसमें बॉइलिंग पॉइंट है या क्वथनांक पॉइंट है वो मेजर किया जाता है। जैसे ऊपर जाएंगे इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट आपका डिक्रीज होता जाता है, और जिसकी सहायता से अपने वर्टिकल हाइट का पता लगा लेते हैं। लेकिन ये मेथड भी सर्वे वर्क में यूज नहीं की जाती, बिकॉज इट इज ऑल्सो नॉट एन एक्यूरेट मेथड। और थर्ड है आपकी स्पिरिट लेवलिंग। तो सर्वे वर्क का तो अपना जो ये पूरा चैप्टर है आपका देखो स्पिरिट लेवलिंग से ही संबंधित है, क्योंकि सर्वे वर्क में केवल ये स्पिरिट लेवलिंग का जो सिद्धांत है वही अपनाया जाता है। सर्वे वर्क में इसको अडॉप्ट किया जाता है। इसमें स्पिरिट लेवल होता है, बबल ट्यूब होती है, बबल ट्यूब की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है वो स्थापित कर ली जाती है। लाइन ऑफ साइट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना लिया जाता है, और अर्थ की सरफेस इस तरह जो है, अर्थ की सरफेस से इनकी वर्टिकल जो दूरियां हैं ये मेजर करके दो बिंदु ए और बी होते हैं उनके बीच में डिफरेंस है वो मेजर कर लिया जाता है। क्योंकि एक रेफरेंस लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन स्थापित करने के लिए अपने स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। तो इस स्पिरिट लेवल या बबल ट्यूब का प्रयोग करके हॉरिजॉन्टल लाइन स्थापित करके उस हॉरिजॉन्टल लाइन से विभिन्न बिंदुओं की वर्टिकल दूरियां मेजर करके और दिए गए बिंदुओं का डिफरेंस है वो मेजर कर लिया जाता है, और ये सर्वे वर्क में मेथड अडॉप्ट की जाती है। बिल्कुल ये एक्यूरेट मेथड होती है। तो देखो ये तीन मेथड आपकी इसमें जनरली यूज की जाती हैं। इसके अलावा अपने बात करें, देखो सर्वे वर्क में जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है
तो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके कौन कौन से पार्ट होने जरूरी है। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ए लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट और लेवल। पार्ट्स ऑफ ए लेवल और लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को लेवल भी बोला जाता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से देखो अपन लोग लेवलिंग करेंगे उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होने चाहिए। तो सबसे पहला तो होता है किसमें, टेलीस्कोप। सबसे पहली बात तो देखो ऑब्जेक्ट को साइड करने के लिए एक टेलीस्कोप होना चाहिए। टेलीस्कोप की बात करें, देखो इस तरह से ये एक टेलीस्कोप है और इस टेलीस्कोप में इसका यूज किया जाता है सामने वाले ऑब्जेक्ट को साइड करने के लिए। और हाउसिंग ट्यूब के अंदर देखो ये आपका आई पीस होता है। इसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो आई पीस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया ये वाला, और यहाँ पर क्रॉस हेयर होते हैं आई पीस के जस्ट सामने। ठीक है, आई पीस के जस्ट पास में या जस्ट सामने एक डायफ्राम या क्रॉस हेयर लगे रहते हैं, जिसको डायफ्राम बोला जाता है, डायफ्राम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस हेयर होते हैं और यहाँ पर इसमें यहाँ पर एक फॉक्सिंग स्क्रू लगा रहता है घुमाने के लिए। ठीक है, साइड में इसके। तो टेलीस्कोप के देखो ये भाग हैं और इस टेलीस्कोप को देखा जाए तो ये आपका जो फोकस करने का जो सिस्टम है, ये वाला जो फोकस करने का जो सिस्टम है फॉक्सिंग स्क्रू, इसके हिसाब से ये टेलीस्कोप दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप या फिर इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। ठीक है, एक्सटर्नल हो सकता है, इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप हो जाता है। तो एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप क्या होता है, देखो इसमें दो ट्यूब्स होती है। जैसे एक ट्यूब तो आपकी ये हो गई जिसके अंदर आपके ये आपका आई पीस तथा डायफ्राम जुड़े रहते हैं, ये दोनों जुड़े रहते हैं। एक तो आपका ये वाला हो गया पोर्शन, एक ट्यूब के अंदर देखो ये व्यवस्थित होता है, और दूसरी जो ट्यूब होती है उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे मैं थोड़ा सा अलग से डायग्राम बनाऊं इसका, जैसे ये आपका जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव है, तो एक ट्यूब के अंदर ऑब्जेक्टिव कनेक्टेड होता है और दूसरी ट्यूब के अंदर आपका डायफ्राम तथा आई पीस होते हैं, और यहाँ पर लगा होता है फॉक्सिंग स्क्रू। तो देखो होता क्या है, फोकस करना मतलब आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट की इमेज जब तक इस क्रॉस हेयर के तल में नहीं बनती तब तक अपने को ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होता। तो उसको अपने ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ इसके क्रॉस हेयर के तल में लाने के लिए इस फॉक्सिंग स्क्रू को घुमाया जाता है। और जब फॉक्सिंग स्क्रू को घुमाते हैं तो इन दोनों ट्यूब्स होती हैं, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होती है, और रिलेटिव मोशन होने की वजह से आपका डायफ्राम और ऑब्जेक्टिव इनके बीच की दूरी है ये परिवर्तित होती है, और परिवर्तित होगी जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की इमेज को क्रॉस हेयर के तल में लाया जा सकता है। और ये जो टेलीस्कोप है ये कहलाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फॉक्सिंग टेलीस्कोप की जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि ये फॉक्सिंग स्क्रू को घुमाने से परिवर्तित होती है। दूसरे टाइप का जो टेलीस्कोप होता है उसमें क्या होता है, देखो उसमें एक ही सिंगल ट्यूब होती है, दो ट्यूब्स नहीं होती, इसलिए इनकी जो लेंथ होती है वो कांस्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, एक डबल कॉनकेव लेंस लगा रहता है इस तरह से, और जब फॉक्सिंग स्क्रू को घुमाते हैं तो ये जो कॉनकेव लेंस है ये मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, आगे पीछे ये मूव करता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसको क्रॉस हेयर के तल में लाया जा सकता है। तो इस प्रकार का जो टेलीस्कोप है उसको बोलते हैं इंटरनल फॉक्सिंग टेलीस्कोप। तो ये दो प्रकार के टेलीस्कोप हैं। तो देखो सबसे पहला लेवलिंग का इंस्ट्रूमेंट है वो टेलीस्कोप होता है, और टेलीस्कोप न केवल लेवल का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है बल्कि ये थोडोलाइट में भी होता है और टेलीस्कोपिक एलिडेट में भी लगा रहता है। ठीक है, तो बहुत सारे सर्विंग इक्विपमेंट्स का ये मेन कंपोनेंट होता है। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। दूसरी चीज इसके अंदर है देखो स्पिरिट लेवल।
तो इसमें देखो एक बबल ट्यूब होती है, लाइन ऑफ साइट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए इस तरह से एक बबल ट्यूब होती है जो टेलीस्कोप से कनेक्टेड होती है। आपका जो टेलीस्कोप है ये वाला, जैसे इस टेलीस्कोप के ऊपर ये बबल ट्यूब आपकी फिक्स रहती है इस तरह से यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर इस तरह से आपका ग्लास की एक बबल ट्यूब होती है, और इसकी जो अपर सरफेस होती है, ध्यान रखना, ये सर्किल का एक भाग होती है, मतलब वक्रीय होती है, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा जाता है। ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो आसानी से चलायमान हो, मोबिल हो, जिसकी विस्कोसिटी कम हो, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी आपका कम हो, ऐसा नहीं कि वो बहुत जल्दी जम जाए वो। तो इसमें जो लिक्विड भरा रहता है और लिक्विड का कुछ पोर्शन ऊपर खाली छोड़ दिया जाता है जो कि एयर बबल का काम करता है। यहाँ पर एयर बबल बन रहा है। इस एयर बबल को जो अपने साइंस में रीडिंग लिखी होती है इस तरह से, ग्रेजुएशन यहाँ पर होते हैं 2 mm के, जनरली 2 mm के डिवीजन के ग्रेजुएशन होते हैं इसकी अपर सरफेस पर, और बबल को बिल्कुल सेंटर में लाने से आपकी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है। तो आपकी लाइन ऑफ साइट है जो ये वाली, इसके मिड पॉइंट पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, जो लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल पैरेलल बनाना होता है अपने को, तो इसके लिए बबल को बिल्कुल सेंटर में लाया जाता है। तो एक टेलीस्कोप के साथ अपने को एक बबल ट्यूब या स्पिरिट लेवल का होना भी ज़रूरी होता है। अगर स्पिरिट लेवल नहीं है तो आपकी लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल नहीं बनाया जा सकता। तो लेवल के अंदर ये स्पिरिट लेवल है वो होना जरूरी होता है। और थियोडोलाइट होता है, देखो थियोडोलाइट के अंदर भी ये भी होता है और ये भी होता है, ध्यान रखना। तीसरी बात करें अपने, होता है लेवलिंग हेड। जिस तरह से देखो मैंने आपको थियोडोलाइट के अंदर बताया था, इसके जो नीचे का पोर्शन है, इस नीचे के पोर्शन में आपका प्लेट्स लगी होती है और प्लेट्स में आपके फुट स्क्रू लगे रहते हैं। जिस तरह से थियोडोलाइट में होता है बिल्कुल 3 फुट स्क्रू, वैसे इसमें भी फुट स्क्रू लगे रहते हैं। लेवलिंग हेड बिल्कुल आपका थियोडोलाइट की तरह ही होता है। अब आपका बबल है जो एयर बबल है उसको बिल्कुल लेवल करने के लिए या आपकी लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आपको फुट स्क्रू को घुमाना पड़ेगा, या टेलीस्कोप को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करने के लिए आपको लेवलिंग हेड का सहारा लेना पड़ेगा। तो देखो ये 3 पार्ट होते हैं टेलीस्कोप के, ये आपके होने जरूरी है, ठीक है। तो 3 पार्ट एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं लेवल के, इन 3 पार्ट का होना बहुत ही जरूरी है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेवलिंग करने के लिए देखो जो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट काम लिया जाता है उसमें विशेष रूप से 2 प्रकार के लेवल आते हैं, डंपी लेवल या टिल्टिंग लेवल। वैसे देखो 8-9 प्रकार के हैं, लेकिन इनमें जनरली अपने इन्हीं के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आपके इंपॉर्टेंट हैं। बाकी डंपी लेवल से ही आपके बाकी के कुछ लेवल हैं वो बने हुए हैं, और कुछ टिल्टिंग लेवल का प्रयोग करके कुछ लेवल बने हुए हैं। एक ऑटो लेवल भी होता है जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो बेसिकली लेकिन अपने काम के देखो ये 2 लेवल हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आपके जनरली पूछे जाते हैं। तो डंपी लेवल में क्या होता है, जो आपका टेलीस्कोप होता है और जो आपका नीचे का जो वर्टिकल एक्सेस होता है, ये वाला इसका पार्ट, ये एक सिंगल पार्ट होता है, एक सिंगल पीस होता है। मतलब कहने का मतलब ऐसा नहीं होता कि वर्टिकल एक्सेस अलग है, इसी से ये रिजिडली कनेक्टेड होता है। रिजिडली का मतलब दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है। आपका जो वर्टिकल पार्ट है ये वर्टिकल एक्सेस है और टेलीस्कोप है आपका, ये सपोर्ट सिस्टम है। मान लो इस सपोर्ट सिस्टम से आपका जो टेलीस्कोप है ये रिजिडली या दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है, ठीक है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट को अगर एक बार वर्टिकल एक्स को अगर एक बार वर्टिकल बना लिया जाए तो आपका ये अपने आप हॉरिजॉन्टल रहता है, क्योंकि बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। वर्टिकल एक्स को एक बार वर्टिकल कर लेते हैं तो अपने ये अपना परमानेंट एडजस्टमेंट लॉन्ग टाइम तक सेटअप रहता है। इसलिए इसको देखो कहाँ यूज किया जाता है, जब एक ही सेटअप से, इंस्ट्रूमेंट के एक ही सेटअप से अपने को बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेने हो, क्योंकि लंबे टाइम तक क्या देखो ये अपने इस लाइन को बना के रख पाता है। इसलिए एक ही सेटअप से जब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेने हैं तो अपने डंपी लेवल का यूज होता है, वो सूटेबल रहता है, ठीक है। देखो डंपी लेवल में क्या होता है, डंपी लेवल में आपका टेलीस्कोप होता है वो सपोर्ट सिस्टम से दृढ़तापूर्वक जुड़ा रहता है, और टेलीस्कोप को ना तो इसके सपोर्ट से हटाया जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट और ये एक ही पीस होते हैं, ठीक, अलग अलग नहीं होते, सिंगल पीस के अंदर मैन्युफैक्चर्ड होते हैं ये।
ना तो इसको सपोर्ट से हटाया जा सकता है, ना ही इसको इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के सापेक्ष रोटेट किया जा सकता है। तो कहने का मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल एक परमानेंट और स्थायी उपकरण होता है, जो सबसे पुराना उपकरण है डंपी लेवल। और इसका यूज कब किया जाता है सामान्यतः? शूटेबल कब रहता है? जब एक ही सेटअप से अपने को बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेने हो, तब अपन लोग जनरली डंपी लेवल का यूज करते हैं। उसके बाद बात करें अपने टिल्टिंग लेवल की अगर, तो टिल्टिंग लेवल में क्या होता है कि आपका जो टेलीस्कोप होता है वो, और आपका जो सपोर्ट सिस्टम होता है वर्टिकल आपका, ठीक है, ये आपका एक सिंगल पीस नहीं होता, मतलब ये अलग होता है। आपका वर्टिकल एक्सिस अलग होता है और आपका ये जो टेलीस्कोप है ये आपका अलग होता है। और इसमें एक टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है यहाँ पर एक, ठीक है, इस तरह से एक टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है। और टिल्टिंग स्क्रू को जब अपने घुमाते हैं तो वर्टिकल एक्सिस आपका चाहे वर्टिकल ना भी हो, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस चाहे वास्तव में वर्टिकल ना भी हो, थोड़ा झुका हुआ है, तो भी आप टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए फाइन पिच्ड टिल्टिंग स्क्रू, क्योंकि इसके अंदर एक टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है। वर्टिकल एक्सिस और टेलीस्कोप अपने दोनों में अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि एक सिंगल पीस के अंदर मैन्युफैक्चर्ड है। आपका वर्टिकल एक्सिस चाहे थोड़ा सा टेढ़ा भी है, आपको जल्दी जल्दी काम करना है, तो आप इसको स्क्रू की सहायता से इसको हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, ठीक है। और इसमें आपकी लाइन ऑफ साइट है, और आपका जो वर्टिकल एक्सिस में 90 डिग्री का एंगल होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसमें वर्टिकल एक्सिस तथा लाइन ऑफ साइट के बीच में 90 डिग्री का ना एंगल 90 ना हो, तो भी लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू, फाइन पिच टिल्टिंग स्क्रू। और इसमें देखो एक ही सेटअप से जब कुछ ही ऑब्जर्वेशन लेने हो, तो जनरली अपने टिल्टिंग लेवल को यूज करते हैं। उस स्थिति में अपने जनरली टिल्टिंग लेवल को यूज किया जाता है। 2 नंबर आपका जो टिल्टिंग लेवल है उसका प्रयोग शूटेबल रहता है जब एक सेटअप से अपने कुछ ही ऑब्जर्वेशन ए फ्यू ऑब्जर्वेशन अपने को लेने हो, तो टिल्टिंग स्क्रू का यूज किया जाता है। ये मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है वैसे, ठीक है। तो ये इसके अंदर खासियत होती है, ठीक है। ऑटो लेवल में देखो लाइन ऑफ साइट होती है, वो ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल रहती है। उसमें एक मिरर की बनी हुई एक मैकेनिज्म होती है, कंपनसेटर मैकेनिज्म टेलीस्कोप के अंदर लगी होती है, जिसके साथ लाइन ऑफ साइट होती है, ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखो लेवल यूज होता है लेवलिंग करने के लिए। एक इंस्ट्रूमेंट और भी यूज करते हैं अपन लोग लेवलिंग करने के लिए, जिसको बोला जाता है स्टाफ। तो स्टाफ है, देखो ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। सबसे पहला इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो 2 प्रकार के स्टाफ होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टाफ। जो आपके स्टाफ्स होते हैं उसके प्रकार। स्टाफ देखो क्या होता है, जैसे ये टेलीस्कोप है और ये आपकी लाइन ऑफ साइट है, ये ग्राउंड है। तो ये लाइन ऑफ जो साइट है, ये बड़ी लाइन ऑफ साइट है और जो एक ग्राउंड है, इनके बीच की जो वर्टिकल दूरी मापने के लिए एक वुडन की या मेटल की ग्रेजुएटेड रोड होती है। ग्रेजुएटेड रोड का मतलब उस पर रीडिंग लिखी होती है, जिसका प्रयोग उन दोनों के बीच की, मतलब आपका ग्राउंड पॉइंट और लाइन ऑफ साइट के बीच की वर्टिकल दूरी को पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्योंकि रीडिंग लोगे तो आपको मापने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है ये दूरी मापने के लिए, उसको स्टाफ बोला जाता है। और इस स्टाफ का जो लिस्ट काउंट होता है वो जनरली 5 mm होता है, मतलब इसमें 5 mm तक की रीडिंग को पढ़ा जा सकता है। लिस्ट काउंट इसका 5 mm होता है, 5 mm तक की रीडिंग इसमें पढ़ी जा सकती है। मतलब 1 मीटर होता है वो 200 भागों के अंदर विभाजित होता है। ये स्टाफ देखो 2 प्रकार के होते हैं, या तो देखो ये सेल्फ रीडिंग स्टाफ होगा या टारगेट स्टाफ होगा। सेल्फ रीडिंग स्टाफ में 3 प्रकार के हो गए। एक तो सॉलिड स्टाफ हो गया,
फोल्डिंग स्टाफ हो गया, एक होता है टेलीस्कोपिक स्टाफ। देखो सेल्फ रीडिंग स्टाफ वो होता है जिसकी रीडिंग जनरली जो आपका लेवल पर्सन होता है, जो लेवल के पास होता है, उसके द्वारा, जैसे आपका यहाँ ये मान लो आपने ट्राइपॉड स्टैंड लगा दिया और यहाँ पर आपने ये स्टाफ लगा दिया। इस स्टाफ की जो रीडिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ 0 है, 0 से लेके ये जो रीडिंग है, आप ये जो रीडिंग दिखाई देती है, ये यहाँ जो पर्सन खड़ा है उसको उसकी आंख के अंदर से ये रीडिंग है वो दिखाई देती है, और इसकी रीडिंग होती है वो इस लेवल पर्सन के द्वारा सामान्यतः ली जाती है। तो वह स्टाफ जिसकी रीडिंग टेलीस्कोप में से देखते हुए लेवल पर्सन के द्वारा ली जाती है वो आपका सेल्फ रीडिंग स्टाफ कहलाता है। दूसरा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे ये दूरियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और रीडिंग होती है आपको क्लियरली विजिबल नहीं होती, मान लो ये रीडिंग आपको दिख नहीं रही ढंग से, तो इसमें क्या होता है, इस बंदे को तो ये रीडिंग दिख नहीं रही है यहाँ पे, है जो उसको ढंग से क्लियरली दिख, तो इसमें एक टारगेट लगा होता है इस तरह का, जिस पर वर्नियर भी लगा होता है, टारगेट होता है, टारगेट के साथ वर्नियर अटैच होता है और वो मूवेबल होता है, इसको इसकी लंबाई के अलॉन्ग इस तरह से मूव किया जा सकता है टारगेट को। तो ये टारगेट को यहाँ जो स्टाफ पर्सन है, जो स्टाफ को लेकर खड़ा है, यहाँ पर स्टाफ पर्सन है, इसको ऊपर नीचे खिसकाता है और इसके कहने पर या इसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार इसको यहाँ पर या लाइन ऑफ साइट के बिल्कुल सीध के अंदर यहाँ पर फिक्स कर देता है, इससे बिल्कुल ये फिक्स कर देता है। ठीक है, मतलब इसमें एक एडजस्टेबल टारगेट लगा होता है। ये क्या होता है, मूवेबल टारगेट है, ये मूवेबल टारगेट। तो मूवेबल टारगेट है जिसको इसकी लंबाई के लॉन्ग मूव किया जा सकता है बाय द स्टाफ पर्सन अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ लेवल पर्सन। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिक्स होने के बाद इसकी रीडिंग आसानी से बाद में इस स्टाफ पर्सन के द्वारा पढ़ी जा सकती है। थ्योरेटिकली देखो, लेकिन प्रैक्टिकली देखो इसकी रीडिंग ये भी पढ़ सकता है, लेकिन थ्योरेटिकली इसकी रीडिंग आपकी स्टाफ पर्सन के द्वारा पढ़ी जाती है। तो ये दो प्रकार के आपके स्टाफ होते हैं। अब देखो सेल्फ रीडिंग है, ये 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड स्टाफ का मतलब ये एक सिंगल लंबाई का स्टाफ होता है, इस तरह से सिंगल लंबाई का एक स्टाफ होता है जिसकी लंबाई 3 मीटर होती है। ठीक है, तो सॉलिड स्टाफ होता है एक सिंगल लंबाई के अंदर व्यवस्थित होता है और जिसकी लंबाई जनरली 3 मीटर होती है। फोल्डिंग स्टाफ क्या होता है, फोल्डिंग स्टाफ 4 मीटर का एक स्टाफ होता है जिसमें इसके बीच में एक लॉकिंग डिवाइस होती है। यहाँ पर सेंटर में इसके 2 मीटर की दूरी पर लॉकिंग डिवाइस लगी होती है जिसकी सहायता से इसको फोल्ड भी किया जा सकता है, इसको ओपन करके खोला भी जा सकता है। फोल्डिंग स्टाफ वो आपका कहलाता है फोल्डिंग स्टाफ। थर्ड होता है टेलीस्कोपिक स्टाफ। टेलीस्कोपिक स्टाफ होता है 2-3 लंबाइयों के अंदर व्यवस्थित होता है। जैसे ये पहली लंबाई होगी, दूसरी लंबाई होती है वो इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है, तीसरी लंबाई ये है वो इसके अंदर इंसर्ट होती है। जिस तरह रेडियो का एंटीना होता है, ठीक है, एक दूसरे के अंदर स्लाइड कर सकता है, ये वाली लंबाई इसके अंदर घुस जाती है, ऊपर वाली लंबाई है इसके अंदर स्लाइड या मूव कर सकती है। तो ये 3 लंबाइयों के अंदर व्यवस्थित होता है। ठीक है, टेलीस्कोपिक स्टाफ। और वो जो लंबाइयाँ होती हैं वो भी ध्यान रखना एक दूसरे के अंदर मूव कर सकती हैं। लोअर पार्ट होता है वो आपका 1.5 मीटर का होता है और ये 1.25 मीटर और ये भी 1.25 मीटर। अपर पार्ट है 1.25 मीटर का, मिडिल पार्ट है वो भी 1.25 मीटर का और नीचे का पार्ट है वो आपका 1.5 मीटर का होता है। तो ये आपका सॉलिड होता है ये वाला तो, और ये दोनों होलो होते हैं क्योंकि एक दूसरे के अंदर लंबाई को व्यवस्थित करना है। ठीक है, मिडल वाला और लोअर वाला दोनों होलो होते हैं। इसके अलावा देखो इसकी लंबाई एक तो देखो ये हो सकती है, इसके अलावा इसकी लंबाई आपकी दूसरी भी हो सकती है। देखो ये 2 मीटर, ये 1.5 मीटर और ये 1.5 मीटर, मतलब टोटल 5 मीटर की लंबाई भी हो सकती है, टोटल 4 मीटर की लंबाई का भी हो सकता है। तो इसमें 1.5, 1.25, 1.25 3 लंबाइयों के अंदर ये टोटल व्यवस्थित होता है टेलीस्कोपिक स्टाफ। या फिर 2 मीटर, 1.5 मीटर और 1.5 मीटर लंबाई के अंदर ये व्यवस्थित होता है। तो ये जो आपका जो स्टाफ है ये आपका कहलाता है टेलीस्कोपिक स्टाफ। ठीक है, तो ये कहने का मतलब अपने
डंपी लेवल हो गया, टिल्टिंग लेवल हो गया, ऑटो लेवल हो गया, ये तो आपके लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। इसके अलावा लेवलिंग करने के लिए एक स्टाफ का भी अपने प्रयोग करते हैं रीडिंग पढ़ने के लिए। रीडिंग पढ़ोगे किससे, तो अपने स्टाफ का प्रयोग किया जाता है। और ये स्टाफ भी 3 प्रकार के होते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेवलिंग के चैप्टर को कंटिन्यू रखते हुए अपना जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए लेवल। टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ ए लेवल। तो लेवल का जो टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, इससे पहले देखो मैं आपको कुछ बातें याद दिला देता हूँ। जब अपन लोगों ने कंपास के द्वारा सर्वे किया था, तो उसका टेम्परेरी जब एडजस्टमेंट करते हैं तो पहला उसके अंदर सेंटरिंग होता है, दूसरा आपका लेवलिंग होता है, और तीसरा होता है फॉक्सिंग ऑफ प्रिज्म। जब अपन लोग थोडोलाइट के द्वारा सर्वे कर रहे थे, उसमें पहला आपका सेंटरिंग होता है, दूसरा लेवलिंग होता है, थर्ड इसका आपका एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल होता है। तीन एडजस्टमेंट अपन लोगों को करने पड़े। जब अपने प्लेन टेबल सर्वे कर रहे थे, तो उसमें पहला आपका लेवलिंग होता है, दूसरा सेंटरिंग होता है, और तीसरा ओरिएंटेशन होता है। ये 3 सेटअप अपने को करने पड़ते हैं। और जब आप लेवल यूज कर रहे हो, तो लेवलिंग में ध्यान रखना, सबसे पहला जब फिक्सिंग करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को केवल फिक्स किया जाता है, इसमें सेंटरिंग करने की जरूरत नहीं होती। बेसिकली अपन लोग लिख देते हैं सेंटरिंग, लेकिन लेवल की सेंटरिंग नहीं की जाती। क्योंकि देखो, लेवल जिस जगह रखा जाता है ना, वो बिंदु स्टेशन नहीं होता। जिस जगह लेवल को रखा जाता है वो बिंदु स्टेशन नहीं होता। स्टेशन उस बिंदु को कहा जाता है जहां पर स्टाफ को रखा जाता है। तो लेवल को तो आप किसी भी पॉइंट पे रख दोगे और वो पॉइंट अपने लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। तो जो पॉइंट है ही नहीं, उस पॉइंट पर अपने किस चीज की सेंटरिंग करेंगे, तो उसमें किसी सेंटरिंग की जरूरत नहीं होती। नो सेंटरिंग इज रिक्वायर्ड इन दी लेवलिंग, केवल इसको फिक्स किया जाता है। दूसरा आपका लेवलिंग, इंस्ट्रूमेंट को लेवल करोगे बाय यूजिंग दी लेवलिंग हेड एंड बबल ट्यूब ऑफ दी टेलीस्कोप। ठीक है। थर्ड आपका टेलीस्कोप है, क्योंकि इसमें भी तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स की जो स्थिति होगी वो इसमें भी आएगी। और जो टेलीस्कोप थोडोलाइट होता है, थोडोलाइट के अंदर देखो लेवल के सारे भाग होते हैं, तो थोडोलाइट को एज ए लेवल भी काम में लिया जा सकता है। ठीक है। तो फिक्सिंग, लेवलिंग और एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स, तो इसके बारे में आपको देखो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये सब चीजें दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल या लेवल का टेम्परेरी एडजस्टमेंट है, उसमें ये वाले स्टेप्स सकते हैं, ये फॉलो किए जाते हैं। अब जब अपने देखो सर्वे करते हैं, तो सर्वे वर्क करते टाइम कुछ या वो लेवलिंग करते हैं, जब लेवलिंग वर्क करते टाइम कुछ टर्मिनोलॉजी है जो अपने यूज करते हैं, या कुछ टर्म्स हैं जिनको अपने यूज करते हैं, वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये कोई बिंदु है ए, और ये कोई बिंदु है आगे, यहाँ पर लास्ट का बिंदु है, इनके बीच में अपने को लेवल का अंतर ज्ञात करना है। यहाँ अपने ट्राइपॉड स्टैंड पर टेलीस्कोप को लगा लिया, लाइन ऑफ साइट को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना लिया बबल ट्यूब की सहायता से और लेवलिंग हेड की सहायता से। और आप क्या करते हो, यहाँ पर स्टाफ को रखा, ये रीडिंग ले ली, स्टाफ को यहाँ पे भी रखा, ये रीडिंग पढ़ ली, स्टाफ को यहाँ रखा, ये रीडिंग पढ़ ली, यहाँ रखा, ये रीडिंग पढ़ ली। तो इंस्ट्रूमेंट का आपका ये पहला सेटअप है। और पहले सेटअप से आपने ये मान लो 3, 4, 5 रीडिंगें ले ली, तो बैक साइड में जो सबसे पहली रीडिंग लेते हैं स्टाफ की, जो ये फर्स्ट रीडिंग होती है, ये आपकी कहलाती है बैक साइड। और जनरली बैक साइड होती है जो आपकी ये ज्ञात बिंदु पर ली जाती है, जिसका लेवल पहले से ज्ञात हो। जैसे ये आपका बेंचमार्क है, बेंचमार्क का लेवल 100 है, तो सामान्यतः नॉन एलिवेशन वाले बिंदु से आपकी ये रीडिंग स्टार्ट की जाती है, तो ये आपकी बैक साइड होगी। तो इंस्ट्रूमेंट के किसी सेटअप की जो फर्स्ट रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनी सेटअप ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज
बैक साइड, ठीक है। और उसकी जो लास्ट रीडिंग होती है इंस्ट्रूमेंट के किसी सेटअप की, वो आपकी कहलाती है फोर साइड। उसके बीच वाले जो इंटरमीडिएट पॉइंट हैं, उनके बीच में जो ली गई रीडिंग होती है वो कहलाती है इंटरमीडिएट साइड। तो देखो पहली बात तो बैक साइड, फोर साइड, इंटरमीडिएट साइड ये क्या होती हैं, ये आपको मैंने बता दिया। देखो बैक साइड फर्स्ट रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट सेटअप, लास्ट रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट सेटअप, और फर्स्ट और लास्ट रीडिंग के बीच में स्थित बिंदुओं पर ली गई रीडिंग्स इंटरमीडिएट साइड कहलाती है। उसके बाद देखो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट को आपने शिफ्ट किया, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आ गया, जैसे मान लो यहाँ रख दिया इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट को नई जगह ले जाते टाइम सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो फर्स्ट स्टेप का लास्ट बिंदु था उसी की रीडिंग आप दोबारा से लोगे। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट की सेटअप है, इसका लेवल आपका देखो या तो पता है या फिर पता लग जाएगा। तो पीछे वाले बिंदु की तरफ आप जो रीडिंग ले रहे हो तो ये आपकी बैक साइड हो गई, और आगे की तरफ कोई सी भी ले लीजिए, जैसे मान लो आपने ये फोर साइड हो गई, इसके बीच में कोई सी रीडिंग ले ली आपने, ये आपकी इंटरमीडिएट साइड हो गई। ये आपका सेकंड सेटअप है इंस्ट्रूमेंट का। आप देखो ये वाला बिंदु नोट कर रहे हो, इस बिंदु की इंस्ट्रूमेंट के फर्स्ट सेटअप से तो फोर साइड ली थी, और उससे जस्ट आगे वाला जो सेटअप है उससे आपने इसकी बैक साइड, इसकी दो रीडिंगें हैं। तो दो रीडिंग वाला ये बिंदु है, इसको बोलते हैं चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वह स्टेशन जिसकी पिछले स्टेशन से तो फोर साइड और जस्ट उसके अगले सेटअप से बैक साइड ली जाती है, वो चेंज पॉइंट कहलाता है। और एक बात ध्यान रखना, इसकी दो रीडिंगें होती हैं। क्वेश्चन वाला अगर पूछे कि चेंज पॉइंट की पहली रीडिंग क्या कहलाती है, चेंज पॉइंट की पहली रीडिंग फोर साइड होती है। और वैसे पूछे कि इंस्ट्रूमेंट सेटअप की पहली रीडिंग क्या होती है, तो आपकी बैक साइड। इंस्ट्रूमेंट का सेटअप ये रहा, इसकी पहली रीडिंग बैक साइड। इंस्ट्रूमेंट का सेटअप ये रहा, इसकी पहली रीडिंग बैक साइड। और अगर चेंज पॉइंट की पूछे, चेंज पॉइंट की पहली रीडिंग होती है वो आपकी फोर साइड कहलाती है। और जिस बिंदु की दो रीडिंगें होती हैं वो आपका चेंज पॉइंट कहलाता है। इस प्रकार आप आगे चलते जाओगे, ठीक है। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी। और ध्यान रखना, स्टेशन ये वाले हैं, बिंदु ए बी सी डी। स्टेशन से तात्पर्य उस बिंदु से होता है जहां पर स्टाफ को रखा जाता है, न कि लेवल को। तो ये वाला बिंदु कोई अपने लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बल्कि ये वाले बिंदु इनका जो लेवल अपने ज्ञात कर रहे हैं, जहां पर अपने स्टाफ को रख रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए इसमें सेंटरिंग करने की जरूरत अपने को नहीं पड़े। तो ये जो टर्म्स हैं इसके अंदर ये जनरली यूज किए जाते हैं। टर्निंग पॉइंट का मैंने आपको बता दिया, बैक साइड का भी बता दिया, और फोर साइड का बता दिया। टर्निंग पॉइंट हो गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखो क्या होता है, जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है इसका जो आरएल होता है, आरएल ऑफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइड का जो आरएल होता है उसको अपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एचआई कहा जाता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये नहीं होता, ध्यान रखना, ये हाइट, बल्कि इसका आरएल होता है। जैसे ये 100 है और ये रीडिंग 2 है, तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 होगा, 102 न कि 2 होगा, 102। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, 102 होगा। अब बात करते हैं अपने जो आरएल होता है उसको कैलकुलेट जब करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी विधियां काम में ली जाती हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए दो विधियां काम में ली जाती हैं। आपने मान लो फील्ड वर्क कंप्लीट कर लिया और रीडिंगें सारी नोट कर ली, एक उस बुक के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, फील्ड बुक के अंदर। इसमें एक तो स्टेशन होता है, ठीक है, स्टेशन जैसे ए बी सी डी, इस तरह से आपने स्टेशन लिख लिए जो भी हैं। उसके बाद आपकी बैक साइड लिखी जाती है, फिर आपकी इंटरमीडिएट साइड लिखी जाती है, फिर फोर साइड लिखी जाती है। ये रीडिंगें आपने सारी यहाँ पर नोट कर ली। और इसको देखो दो विधियाँ होती हैं। एक विधि में तो आप पहली विधि है देखो रिकॉर्ड करने की या इसकी कैलकुलेशन करने की, वो होती है आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में यहाँ पर एच आई लिखा होता है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और यहाँ पर आर एल होता है इन बिंदुओं का, और आगे रिमार्क्स होती है इस तरह से। तो आपको देखो सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट का पहला सेटअप है, इसकी पहली रीडिंग नोट कर लेते हो, फिर दूसरी कर लेते हो, फिर तीसरी कर लेते हो, जैसे चौथी कर लो। ये आपके इंस्ट्रूमेंट के किसी एक सेटअप की रीडिंगें हैं, ठीक है। ये आपके किसी इंस्ट्रूमेंट के किसी एक सेटअप की रीडिंगें हैं, 4 रीडिंगें हैं ये, ठीक है। तो उसके बाद देखो आपका जो डी बिंदु है ये आपका टर्निंग पॉइंट है।
ठीक है, क्योंकि ये फोर साइड हो गई लास्ट, उसके बाद इसी बिंदु की आपकी बैक साइड होगी। फिर यहाँ आपकी रीडिंग देखो, यहाँ से स्टार्ट नहीं करोगे, बैक साइड आप लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि इस बिंदु की दो रीडिंगें होंगी, ये टर्निंग पॉइंट होगा, टर्निंग पॉइंट की दो रीडिंगें होती है, टीपी है। यहाँ रीडिंग बैक साइड हो जाएगी, फिर फोर साइड हो जाएगी, और फिर मान लो आपकी इसमें फिर मान लो आपकी ये बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और ये फोर साइड। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग हो गई। ये आपका इंस्ट्रूमेंट का दूसरा सेटअप है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट का पहला सेटअप है। इसकी 4 रीडिंगें दे रखी हैं। इसकी जो फोर साइड होती है उसके जस्ट यहाँ पर बैक साइड स्टार्ट करोगे। इसके बाद आपका ये भी टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। इसकी फिर आप यहाँ से रीडिंग नोट करोगे एफ पे। ठीक है, ये बैक साइड और इसमें इंटरमीडिएट साइड है ही, मान लो फोर साइड। तो ये इंस्ट्रूमेंट का तीसरा सेटअप है। इस तरह से इसमें रीडिंगें नोट कर ली जाती हैं। रीडिंग नोट करने के बाद जैसे मान लो ए बिंदु है, इसका आरएल अपने को जैसे मान लो 100 दे रखा है, बेंचमार्क है ये, मान लो बिंदु ए बेंचमार्क है जिसका आरएल 100 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर बैक साइड को देखोगे कि 100 के सामने कहीं बैक साइड तो दी है, तो आप क्या करोगे 100 में 2 जोड़ के ये 102 बना लोगे। उसके बाद 102 आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। 102 में से ये वाली रीडिंग घटाओगे यहाँ वाली इंटरमीडिएट साइड की, तो आपका इस बिंदु का आरएल आ जाएगा। इसी 102 में फिर यहाँ की रीडिंग घटाओगे तो इसका आरएल आ जाएगा। ठीक है, और इसी 102 में से ये रीडिंग घटाओगे तो इस बिंदु का आरएल आ जाएगा। ठीक है, इस आरएल के बाद जस्ट इसके सामने देखो आपको फिर बैक साइड मिल गई। ठीक है, ये नया आरएल आ गया आपका। इस आरएल के सामने बैक साइड मिल गई। बैक साइड मिलते ही फिर दोबारा आप इसमें ये ऐड कर दोगे और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नई आ जाएगी आपकी यहाँ पर। ठीक है, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में फिर आप क्या करोगे, ये घटाओगे तो आपका इसका आरएल आ जाएगा। इसमें से फिर आप ये घटाओगे तो इसका आरएल आ जाएगा। इस तरह से अपने कैलकुलेशन करते हैं। और एक दूसरी मेथड होती है आपकी राइज एंड फॉल मेथड, जिसमें आपके राइज और फॉल ज्ञात किए जाते हैं। यहाँ पर जो कॉलम होता है वो राइज और फॉल का होता है, राइज और फॉल। अगर देखो इसको मैं डायग्राम से बताऊं तो आपको डायग्राम से थोड़ा और ज्यादा क्लियर रहेगा। तो डायग्राम से ये दो मेथड होती है, किस तरह से यूज की जाती है मैं आपको बताता हूं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या कॉलिमेशन जो मेथड है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है जो पहली, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड या कॉलिमेशन मेथड के नाम से जाना जाता है। देखो अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ रखा, ये आपका बेंचमार्क है जैसे मैंने आपको बताया था, और इसमें आपका 100 लेवल आ गया मान लो। आप बैक साइड सबसे पहले नोट करोगे 2 होगी, तो आप सबसे पहला काम होगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करोगे। बैक साइड में 2 ऐड किया, सॉरी बेंचमार्क में बैक साइड ऐड की तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 102। एक बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई किसी सेटअप की, तो आप देखो सारी रीडिंगों को बारी बारी से घटाते जाओ और सभी बिंदुओं के आरएल हो जाएंगे। 102 में से देखो ये घटाओगे तो इस बिंदु का आरएल आ जाएगा। 102 में से ये घटाओगे तो ये आ जाएगा। 102 में से ये रीडिंग घटाओगे तो इसका आरएल आ जाएगा। 102 में से ये घटाओगे इस बिंदु का आरएल है वो आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्ञात करोगे, जो क्या होगा आरएल ऑफ बैकवर्ड पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट, पिछले बिंदु का आरएल प्लस में बैक साइड, तो आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बाद आरएल ऑफ फॉरवर्ड स्टेशन, अगले स्टेशन का अपने को फॉरवर्ड स्टेशन का आरएल ज्ञात करना, तो आप क्या करोगे इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से घटा दोगे इंटरमीडिएट साइड या आपकी जो भी फोर साइड है या इंटरमीडिएट साइड है उसको आप घटा दोगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से। ये आपकी फोर साइड होगी, बीच वाली सारी इंटरमीडिएट साइड इनको घटाते जाओगे तो आपको इन के आरएल आते जाएंगे। और ध्यान रखना, अगर आपने मान लो ये रीडिंग की कैलकुलेशन में गलती कर दी, मान लो ठीक है, इसकी रीडिंग में गलती कर दी, तो आपका ये वाली रीडिंग होगी गलत नहीं होगी, ये रीडिंग तो आपकी सही आएगी क्योंकि 102 में से तो यही घटेगा। तो इंटरमीडिएट पॉइंट की कैलकुलेशन में अगर आपने गलती कर दी तो वो पकड़ में नहीं आएगी, इसलिए इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन पर चेक नहीं लगाए जा सकते। इसमें बैक साइड में अगर गलती कर दी, फोर साइड में गलती कर दी, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट की रीडिंग में गलती कर दी आरएल में, तो आपके पकड़ में आ जाएगी। लेकिन इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन में अगर गलती कर दी तो वो आपके पकड़ में नहीं आएगी। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है वो इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन पर चेक प्रोवाइड नहीं करती है।
और दूसरी राइज फॉल मेथड है, जो राइज एंड फॉल मेथड है, राइज एंड फॉल मेथड, इसमें क्या होता है, दो क्रमागत बिंदु होते हैं, उनका लेवल का डिफरेंस या राइज फॉल ज्ञात किया जाता है। जैसे इसका कुछ भी बेंचमार्क है, मान लो कुछ भी लेवल है, इसका 100 मान लिया जैसे, तो आप क्या करते हो, बैक साइड लेते हो और यहाँ की स्टेशन का रीडिंग लेते हो। देखो ये वाला स्टेशन, ये वाला स्टेशन, ये रीडिंग जैसे मान लो 2 आ गई, ये आपकी 1.5 आ गई। तो इस देखो इस पॉइंट से ये स्टेशन 1.5 मीटर ऊंचा है, ये 2 मीटर नीचे है, ये 1.5 मीटर नीचे और ये 2 मीटर नीचे है। तो ये स्टेशन ज़्यादा गहरा है, इसका आरएल कम है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 0.5 है। तो मतलब आपका ये रीडिंग 0.5 मीटर ऊंचा होगा, इसमें इतना राइज हो गया। मतलब आप बैक साइड में से आगे वाली जो रीडिंग है उसको घटा दोगे, ठीक है, जो इंटरमीडिएट साइड है, जो दो क्रमांक स्टेशन की, तो आपका क्या आ जाता है इस केस में, जो राइज है वो आ जाता है। माइनस में राइज का मतलब फॉल हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1.5 माइनस किया तो 0.5 का राइज हो गया, और इसका लेवल 100 है तो 100 में अपने 0.5 ऐड कर दिया, 100.5। इसी प्रकार अगला बिंदु है 1.5, और इस रीडिंग को कंपेयर कर लेते हैं और इसका राइज फॉल याद कर लेते हैं, और 100.5 में वो तो माइनस कर देते हैं या जोड़ देते हैं। तो देखो अगर एक पॉइंट की कैलकुलेशन में गलती कर दी तो आगे वाले बिंदुओं में गलती ही जाएगी। इसलिए इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन में अगर आप गलती करते हो तो आगे की सारी रीडिंगें गलत जाएंगी, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष आगे वाले रीडिंग्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो इसलिए इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन पर भी ये चेक प्रोवाइड करती है राइज एंड फॉल मेथड। तो ध्यान रखना, राइज एंड फॉल मेथड है और जो आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है, दोनों की दोनों आपके केवल कैलकुलेशन करने की विधि है। अगर आपने कैलकुलेशन में एरर कर दी है तो वो आपके पकड़ में आएगी। ऐसा नहीं कि आपने फील्ड के अंदर कोई गलती कर दी, फील्ड की गलती को ये नहीं पकड़ी, केवल कैलकुलेशन की गलती को ये मैथ पकड़ती है। और इसमें जो आपका जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है उसके अंदर जो चेक लगाया जाता है, उसमें आपका जो बैक साइड का कॉलम होता है, सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड, वो बराबर होता है लास्ट आरएल, लास्ट पॉइंट का जो आरएल होता है, और माइनस फर्स्ट पॉइंट का आरएल होता है, उसके बराबर होता है। ये चेक लगाते हैं जिससे अपने को कहने का मतलब जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वगैरह की कैलकुलेशन में गलती होती है वो पकड़ में आ जाती है। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन पर चेक ये नहीं देती। और जो राइज फॉल मेथड है उसमें सिग्मा बैक साइड माइनस सिग्मा फोर साइड, और इसमें एक टर्म ये होता है सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल बराबर लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। इसलिए इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन में अगर आप गलती करते हो तो वो आपके पकड़ में आ जाती है राइज एंड फॉल मेथड के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ और बातें, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड का प्रयोग देखो सूटेबल रहता है जब इंस्ट्रूमेंट की एक सेटअप से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेने हैं। इंस्ट्रूमेंट के एक ही सेटअप से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेने हो तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड सूटेबल रहती है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेने के लिए अपने डंपी लेवल का यूज किया जाता है। और इंस्ट्रूमेंट के एक ही सेटअप से कुछ ही ऑब्जर्वेशन लेने हैं, कुछ ही ऑब्जर्वेशन अगर आपको लेने हैं तो राइज एंड फॉल मेथड होती है, वो शूटेबल होती है, और उस टाइम अपने यूज करते हैं टिल्टिंग लेवल, ठीक है। तो ये आपका इसमें याद रख लेना, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड कब शूटेबल रहती है, जब इंस्ट्रूमेंट के एक ही सेटअप से बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लिए जाने हैं या उस केस में डंपी लेवल का यूज किया जाता है। और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड है जो आपकी इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन पर चेक प्रोवाइड नहीं करती है। राइज एंड फॉल मेथड है वो तब शूटेबल रहती है जब इंस्ट्रूमेंट के एक सेटअप से कुछ ही ऑब्जर्वेशन लिए जाने हो और उस टाइम टिल्टिंग लेवल का यूज होता है, वो शूटेबल रहता है। इसमें ये वाला चेक लगाया जाता है और इंटरमीडिएट साइड की कैलकुलेशन पर ये फुल चेक प्रोवाइड करती है। तो ये आपकी कैलकुलेशन की जो विधियां थी जिनके बारे में आपको समझना जरूरी था। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लेवलिंग के जो टॉपिक को उनको आगे बढ़ाते हुए अपने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं करेक्शन अप्लाइड टू स्टाफ रीडिंग,
देखो जब दूरियां छोटी होती हैं तो जनरली अपने स्टाफ में रीडिंग कोई करेक्शन नहीं लगाते, जब लेकिन लंबी दूरियां हो जाती हैं, काफ़ी स्टाफ तथा लेवल के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो अपने को स्टाफ की रीडिंग होती है उसके अंदर कुछ करेक्शन लगानी पड़ती है, उसके अंदर कुछ एरर आ जाती है। देखो कैसे एरर आएगी, अर्थ की जो सरफेस है वो इस तरह से कार्ड होती है, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पर आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, लेवल रखा हुआ है, ये आपका स्टाफ है, अपनी जो लाइन ऑफ साइट होती है वो लाइन ऑफ साइट कुछ इस तरह से जाती है, ध्यान रखना। तो जैसे ये आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे 102 है मान लो एक बार, तो 102 लेवल लाइन होती है, 102 वाली लेवल लाइन देखो यहाँ से गुजरती है, लेवल लाइन होती है वो वक्रीय लाइन होती है, और अपनी जो दृष्टि रेखा है वो स्ट्रेट जा रही है इस तरह से, ये वाली। अपन लोग देखो 102 लेवल इसको समझ लेते हैं, 102 लेवल इसका नहीं, 102 लेवल इसका है। वो 102 लाइन आपकी जो कर्व्ड लाइन है इसका लेवल 102 है, तो 102 में से अगर देखो इस बिंदु का मुझे आरएल ज्ञात करना है स्टाफ का, तो 102 में से ये वाली रीडिंग घटनी चाहिए, अगर अपन घटा देते हैं तो अपने को ये दिख रही है, अपने ये घटा देते हैं, मतलब रीडिंग अपने को देखो ये दिखनी चाहिए थी, ये पढ़नी चाहिए थी, लेकिन पढ़ लेते हैं अपने ये वाली, ये रीडिंग पढ़ लेते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने गलती कर दी, आपने रीडिंग ज़्यादा पढ़ ली तो आपको कम करनी पड़ेगी, इसलिए कर्वेचर की करेक्शन आपको लगानी पड़ती है। तो कर्वेचर करेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, कर्वेचर करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। एक तो देखो कर्वेचर की करेक्शन लगानी पड़ती है, इसके अलावा एक करेक्शन और भी लगानी पड़ती है, ध्यान रखना। एक्चुअल में अपने को रीडिंग देखो ये भी नहीं दिखती, अपन लोगों ने ये मान लिया, ये गलत माना है अभी, ठीक है। कर्वेचर करेक्शन मान लो आपने फुल लगा दी, आपकी नेगेटिव है, आपने ये वाली कर्वेचर करेक्शन लगा दी, इतनी सारी कर्वेचर करेक्शन आपने ये लगा दी, ठीक है। अब आपकी जो रीडिंग है देखो एक्चुअल में आपको रीडिंग ये भी नहीं दिखती, क्योंकि अर्थ की जो रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, वायुमंडल से गुजरती है किरण, तो अपने को रीडिंग है देखो ये वाली दिखाई देती है, ये भी रीडिंग नहीं दिखाई देती, थोड़ी सी अपने को नीचे का पार्ट है वो दिखाई देता है। तो कहने का मतलब इसका जो कर्वेचर का कुछ भाग है वो रिफ्रैक्शन के द्वारा एलिमिनेट कर दिया जाता है, इतना भाग है, ये फालतू की करेक्शन अपने अलग लगा दी, तो ये अपने को इसमें ऐड करना पड़ेगा, या कहने का मतलब अपने ज़्यादा घटा दिया, घटाना इतना ही था लेकिन घटा ये दिया, तो ये अपने को फिर इतना ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ये इतना ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि रीडिंग है अपने को एक्चुअल में ये वाली रीडिंग दिखती है, अपने को जो रीडिंग दिख रही है ये वाली रीडिंग दिख रही है अपने को, देखो इस रीडिंग में अपन लोगों ने करेक्शन लगा दी, तो करेक्शन अपने लगा दी, तो अब की रीडिंग थोड़ी सी देखो इसके हिसाब से यहाँ आ गई, कम हो गई, तो ये फालतू की रीडिंग अपने ज़्यादा कम कर दिया, तो इसमें इतना ऐड और करना पड़ेगा जो इसके बराबर होगा, ठीक है। कहने का मतलब आपकी रिफ्रैक्शन है वो कर्वेचर के कुछ भाग को एलिमिनेट कर देता है, अपवर्तन, क्योंकि वायुमंडल में से जो किरण गुजरती है वो अपनी वास्तविक दिशा से विचलित हो जाती है, अपने को यहाँ की रीडिंग है वो दिखाई देती है, यहाँ की नहीं दिखाई देती, और ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और जितनी कर्वेचर करेक्शन लगाते हैं उसका 1/7 इसको लिया जाता है, कर्वेचर करेक्शन का 1/7 आप रिफ्रैक्शन करेक्शन लेते हो, ठीक है। तो ये तो देखो इसकी नेचर होगी, रिफ्रैक्शन की जो करेक्शन होती है वो पॉजिटिव होती है, कर्वेचर की जो करेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है, रिफ्रैक्शन कर्वेशन और कर्वेचर का 1/7 है वो लिया जाता है। अब बात करते हैं वैल्यू की, ठीक है। तो कर्वेचर करेक्शन सीसी होता है वो होता है -d²/2r, ठीक है, ये किलोमीटर में है, आर का मान इसमें 6370 किलोमीटर है होता है। और देखो अगर जनरली ये डी का मतलब होता है लेवल तथा स्टाफ के बीच की दूरी, लेवल तथा स्टाफ के बीच की दूरी डी दे रखी है आपको, जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ही करेक्शन ज़्यादा लगेगी। तो ये दूरी सामान्य देखो डी है, डी तो आपका लिया जाता है, ध्यान रखना किसमें, किलोमीटर में, और ये आंसर आपका किलोमीटर में प्राप्त हो रहा है अभी। और अगर इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके अपने को इसका आंसर मीटर में प्राप्त करना है, क्योंकि देखो स्टाफ की रीडिंग मीटर में पढ़ी जाती है, तो आपको मीटर में अगर करेक्शन लगानी है तो आप -0.0785 d² का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ध्यान रखना डी किलोमीटर में है, यहाँ पर डी किलोमीटर में और सीसी आपका मीटर में आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये आपकी कर्वेचर करेक्शन। और जो रिफ्रैक्शन करेक्शन है वो उसका 1/7 लिया जाता है, 1/7 d²/2r, और इसका 1/7 करोगे तो ये आपका किलोमीटर में है, और अगर आपको मीटर में प्राप्त करना है
तो आपका हो जाएगा 0.0112 डी स्क्वायर। डी किलोमीटर में ध्यान रखना, डी को किलोमीटर में ही लेना है क्योंकि स्टॉप तथा लेवल के बीच की दूरियां किलोमीटर में ही होती हैं। सी आर जो आपका ये मीटर में आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो जो कंबाइंड करेक्शन है आपकी, तो कंबाइंड करेक्शन है कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की, जो कंबाइंड करेक्शन अपने जो लगाते हैं वो आपकी हो जाएगी। देखो कंबाइंड करेक्शन जो लगाओगे आप वो 0.-0.0785 प्लस 0.0112 इसको ऐड करोगे अगर डी स्क्वायर, ये डी स्क्वायर और ये भी डी स्क्वायर इसको ऐड करोगे माइनस 0.0673 डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कंबाइंड करेक्शन होती है वो आपकी नेगेटिव होती है माइनस 0.0673 डी स्क्वायर। करेक्शन ध्यान रखना नेगेटिव होती है, एरर आपकी पॉजिटिव होगी, एरर आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। इसके हिसाब से एक दो क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे एच हाइट का कोई टावर वगैरह दे दिया और आपको ये पूछ लिया जाए कि इसकी विजिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब ये कितनी दूरी तक विजिबल होगा, ये कितनी दूरी तक विजिबल होगा। तो ये आपकी विजिबल जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है, इस डी को आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो डी को कैलकुलेट करना अगर आपको किलोमीटर में, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें h/0.0673 का रूट, इसको अपने 3.855 अंडर रूट एच में भी बदल सकते हैं। या फिर अपने को देखो इस टावर की ऊंचाई पूछ ली, विजिबल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको दे रखी है, तो h बराबर 0.0673 डी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि देखो एक निश्चित हाइट का जो टावर है या किसी जैसे लाइट हाउस है उसका टॉप अपने को जस्ट विजिबल है, ठीक है, मीन सी लेवल से, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी होती है वो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। h/0.0673 डी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो ये इसके अंदर करेक्शंस हैं वो लगाई जाती हैं। अब देखो एक रूल होता है बैलेंसिंग फोर साइड एंड बैक साइड डिस्टेंसेस, ये क्या होता है और ये क्यों लगाना पड़ता है। देखो जैसे मान लो ये बिंदु है ए और ये बिंदु बी है, ए और बी बिंदु के बीच में लेवल का डिफरेंस अपने को ज्ञात करना, और लेवल को मैंने यहाँ रख लिया। अब मान लो कि आपका बबल टू आपने सेंटर में कर लिया, उसके बाद भी आपकी लाइन ऑफ साइट थोड़ी सी टेढ़ी है, आपकी एरर है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल एरर है आपकी थोड़ी सी इस तरह से, तो आपकी रीडिंग पढ़ने में गलत आएगी। देखो रीडिंग आपको पढ़नी तो चाहिए थी ये वाली, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने में आ रही है रीडिंग। सेम आप उधर मुंह घुमाओगे तो आपकी जो ये लाइन यहाँ जानी तो ये चाहिए थी, ठीक है, बट आपको रीडिंग गलत दिखेगी। दिखनी तो देखो ये चाहिए थी, लेकिन आपका ये झुकने के कारण आपको रीडिंग ये दिखेगी। और आप देख रहे हो, देखो जैसे जैसे इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, अगर देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, या इधर देखो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आपकी ये तो आपका हॉरिजॉन्टल है। जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे ये आपकी एरर है, ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो आपकी इंस्ट्रूमेंट तथा लेवल के बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी एरर भी बढ़ती जाएगी। तो ये एरर है, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ, एरर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ कॉलिवेशन या लाइन ऑफ साइट के झुकाव के कारण होने वाली त्रुटि। और अगर मैं स्टाफ की रीडिंग में करेक्शन लगाऊं तो देखो इधर D1 है, इधर D2 है, दोनों तरफ स्टाफ की रीडिंग में अलग अलग करेक्शन लगेगी। अब देखो अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को एग्जैक्ट देखो A और B के बीचों बीच रख देता हूं लगभग, तो ये आपकी फोर साइड डिस्टेंस हो गई, ये आपकी बैक साइड डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये बैक साइड डिस्टेंस है, ये फोर साइड डिस्टेंस है, ये आपकी फोर साइड है, ये आपकी बैक साइड है। अब देखो अगर आपने फोर साइड और बैक साइड डिस्टेंस को बराबर कर दिया, ये भी D और ये भी आपका D, तो इसके अंदर अगर आपकी मान लो अर्थ की कर्वेचर के कारण और रिफ्रैक्शन के कारण जो करेक्शन लगानी पड़ रही है, तो वो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे तो दोनों तरफ देखो बराबर लगेगी। जितनी करेक्शन इधर लगेगी उतनी ही करेक्शन स्टाफ की इस रीडिंग में लगेगी। तो दोनों तरफ अपन को इक्वल करेक्शन लगानी पड़ेगी। और जब आप डिफरेंस लोगे तो जितनी इधर उतना इधर, ई इधर है, ई इधर है, ई माइनस ई करके जीरो हो जाएगा।
ठीक है। सेम दूसरी बात, अगर लाइन ऑफ कॉलिमेशन की बात करोगे तो अगर आपका देखो डी ये है तो ये दोनों त्रिभुज देखो आपके सर्वांगसम हो गए, ये वाला और ये वाला। सर्वांगसम होने के कारण ये वाली एरर और ये वाली एरर दोनों बराबर होगी। तो दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ जो स्टाफ रीडिंग है उनमें आपको समान करेक्शन लगानी पड़ेगी। ठीक है, इधर मान लो ई करेक्शन लगा रहे हो तो इधर भी आपको ई करेक्शन ही लगानी पड़ेगी। जब डिफरेंस लोगे दोनों का रीडिंग का तो ई माइनस ई करके आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फायदा क्या हुआ, अगर इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से रखा जाता है दोनों स्टेशन के मिडवे कि बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंसेस बराबर हो जाएं, तो इसमें निम्नलिखित त्रुटियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। पहली, एरर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन, एरर ड्यू टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ कॉलिमेशन। दूसरी करेक्शन आपकी कौन सी होगी इसमें, एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। तीसरी कौन सी हो गई, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ठीक है, तीनों की तीनों आपकी जो करेक्शंस हैं वो आपको नहीं लगानी पड़ेगी। यही कारण है कि छोटी दूरियों के ऊपर लोगों को ज़्यादातर करेक्शन लगानी ही पड़ती है, क्योंकि अपने इंस्ट्रूमेंट को लगभग क्या करते हैं, दोनों स्टेशनों से बराबर दूरी पर रखा जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं है, ध्यान रखना कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, आपको बिल्कुल इस लाइन पे ही रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप लेवल को यहाँ रख सकते हो, लेकिन आपको ये दूरियां बराबर रखनी होगी। ये बैक साइड डिस्टेंस, ये फोर साइड डिस्टेंस। तो बैक साइड और फोर साइड डिस्टेंस अगर बराबर रहेगी तो आपको तीनों करेक्शन ये नहीं लगानी पड़ेगी, झुकाव वाली, वक्रता वाली पृथ्वी की और अपवर्तन वाली, तीनों की तीनों करेक्शन आपको नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तीनों करेक्शन आप बच जाओगे अगर आप इसमें ये वाला सिद्धांत है उसको फॉलो करोगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ लेवलिंग बेस्ड ऑन द पर्पस। टाइप्स ऑफ लेवलिंग बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर लेवलिंग के प्रकार। देखो पहली जो टाइप है उसका उद्देश्य के आधार पर वो है डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, एक होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग। लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग। एक होता है आपका क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। तो बेसिकली ये जो लेवलिंग है इसमें सबसे पहली बात तो देखो डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होती है। जब देखो दो बिंदु हैं, एक तो देखो वो काफी दूरी पर हैं, दूसरा उनके बीच में लेवल का डिफरेंस है वो ज्यादा है, हाई डिफरेंस, हाई एलिवेशन डिफरेंस है, या उनके बीच में बाधाएं बहुत ज्यादा हैं। तो अपने क्या करते हैं, एक जगह रखने के बजाय क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से कई जगह रखते हुए, ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ रखा, इस तरह से रखते हुए अपने लेवल ज्ञात करते हैं। और सबसे बड़ी बात देखो डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है, डिफरेंशियल लेवलिंग का उद्देश्य होता है केवल दो बिंदु हैं जो उनके बीच में लेवल का डिफरेंस ज्ञात करना। ठीक है, अपने जो इंटरमीडिएट पॉइंट है उनसे अपना कोई लेना देना नहीं है, इंटरमीडिएट पॉइंट से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अपने केवल प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु है उनके बीच में लेवल का डिफरेंस ज्ञात करना ही उद्देश्य होता है डिफरेंशियल लेवलिंग का। ठीक है, तो जब दो बिंदुओं के बीच में लेवल का अंतर ज्ञात करने के उद्देश्य से बीच वाले पॉइंट का बिना ध्यान रखे हुए, ठीक है, केवल अंतिम बिंदुओं के बीच में लेवल का डिफरेंस ज्ञात करने के उद्देश्य से जो लेवलिंग की जाती है वो कहलाती है आपकी डिफरेंशियल लेवलिंग। ठीक है, इसकी शर्तें बता दी कि जब स्टेशन काफ़ी दूरी पर हो, उनके बीच में लेवल का डिफरेंस ज़्यादा हो या उनके बीच में ऑब्स्टेकल्स वगैरह भी ज़्यादा हो, तो अपने डिफरेंशियल लेवलिंग को अडॉप्ट किया जाता है। क्योंकि एक जगह सेटअप करने से काम नहीं चलेगा उस स्थिति में। ठीक है, बार बार अपने को रखना पड़ेगा। अब ध्यान रखना, जैसे मान लो ये बेंचमार्क है और ये कोई अलाइनमेंट है, जैसे हाईवे वगैरह का अलाइनमेंट है, तो हाईवे के अलाइनमेंट के प्रथम बिंदु है जो ये आपका
कोई भी अलाइनमेंट है उसका प्रथम बिंदु है, ये आपका बेंचमार्क है। तो बेंचमार्क और ये अलाइनमेंट का प्रथम बिंदु है, इसको कनेक्ट करने के लिए या इस बिंदु की सहायता से इस बिंदु का लेवल या इन दोनों बिंदुओं के बीच में लेवल का डिफरेंस ज्ञात करने के उद्देश्य से जो डिफरेंशियल लेवलिंग की जाती है उसको बोला जाता है फ्लाई लेवलिंग। ध्यान रखना, फ्लाई लेवलिंग इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग डिफरेंशियल लेवलिंग का एक प्रकार है। अलाइनमेंट के प्रथम बिंदु को बेंचमार्क से कनेक्ट करने के लिए की जाने वाली डिफरेंशियल लेवलिंग को फ्लाई लेवलिंग कहा जाता है। इसी प्रकार जैसे मान लो कोई फ्लाई लेवलिंग है, फ्लाई लेवलिंग देखो ये भी हो सकती है, फ्लाई लेवलिंग एक और भी हो सकती है। जैसे मान लो पूरे डे की आप सर्वे करते गए, मतलब यहाँ से यहाँ तक इस तरह सर्वे करते रहे, आपने इस बिंदु तक पहुँच गए, अब इस बिंदु यहाँ से चलते चलते आप यहाँ तक पहुँच गए। अब दोबारा आपको देखो यहाँ से यहाँ आ रहे हो, सिर्फ आपको चेक करने के लिए, आपको उद्देश्य केवल इन दो बिंदुओं के बीच में लेवल का डिफरेंस ज्ञात करना है। इस तरह से चलते गए, इन बिंदुओं के लेवल ज्ञात करते गए सबके, और यहाँ लास्ट में आने के बाद फिर आप जल्दी जल्दी डायरेक्ट सीधे जाओगे चेक करने के लिए, अपना वर्क आप चेक कर रहे हो। तो वो चेक करने के उद्देश्य से की जाने वाली लेवलिंग भी आपकी फ्लाई लेवलिंग है, और ऐसी फ्लाई लेवलिंग को चेक लेवलिंग कहा जाता है। देखो चेक लेवलिंग क्या होती है, चेक लेवलिंग क्या होती है? चेक लेवलिंग इज ए टाइप ऑफ फ्लाई लेवलिंग एंड आल्सो द डिफरेंशियल लेवलिंग। एक प्रकार की डिफरेंशियल लेवलिंग भी है। तो दिन की जब समाप्ति होती है, आपने वर्क स्टार्ट किया, ये अलाइनमेंट जा रहा है और आपका देखो यहाँ पे डे का समाप्ति होगी, दिन की समाप्ति होगी, तो आप क्या करोगे, आगे का वर्क यहीं से स्टार्ट करोगे। अगले दिन आकर तो आप पहले आप चेक करोगे कि मैंने जो वर्क किया है पीछे का वो सही किया गलत किया। तो आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी दोबारा यहाँ से यहाँ इस बिंदु को इस बिंदु से कनेक्ट करोगे, या यूँ कहोगे इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में लेवल का अंतर ज्ञात करने के लिए वापस यहाँ पर आओगे। तो ये डिफरेंशियल लेवलिंग आप कर रहे हो, और इस प्रकार की जो डिफरेंशियल लेवलिंग है वो कहलाती है आपकी चेक लेवलिंग। तो दिन की समाप्ति पर अपने द्वारा किए गए कार्य की एक्यूरेसी को जांचने के उद्देश्य से की जाने वाली डिफरेंशियल लेवलिंग को चेक लेवलिंग कहा जाता है। ठीक है, तो चेक लेवलिंग हो गई, फ्लाई लेवलिंग होगी, डिफरेंशियल लेवलिंग हो गई। तो ये ध्यान रखना, चेक लेवलिंग और फ्लाई लेवलिंग है, ये आपके डिफरेंशियल लेवलिंग के प्रकार ही होते हैं। इसके बाद आता है आपका लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग या प्रोफाइल लेवलिंग। देखो कोई भी अलाइनमेंट है हाईवे का, रेलवे का, इसकी प्रोफाइल जानने के लिए या इसकी लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शन है, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में इसका उतार चढ़ाव या अंडुलेशन या उतार चढ़ाव ज्ञात करने के उद्देश्य से की जाने वाली लेवलिंग होती है वो कहलाती है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल का मतलब इसकी प्रोफाइल का पता करना कि कितना उतार हो रहा है, कहाँ पर कितना चढ़ाव हो रहा है, और इसके लिए अपने क्या करते हैं, निश्चित अंतराल पर बिंदु ले लिए जाते हैं इस तरह से। और जैसे आपने लेवल को यहाँ रखा, यहाँ रखने के बाद आप क्या करते हो, देखो यहाँ रखने के बाद ऐसा नहीं कि आपने ये सेटअप ले लिया और ये लोगे, आप ये बड़ा लोगे, और बीच में भी आप बहुत सारी रीडिंगें लेते हो। बीच वाले बिंदु भी अपने लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं, इंटरमीडिएट साइट भी अपने लिए इम्पोर्टेंस रखती है कि इनका लेवल भी अपने को ज्ञात करना है, इसकी प्रोफाइल का या उतार चढ़ाव का पता लगाने के लिए आपका अलाइनमेंट है उसका। तो इसमें आपके इंटरमीडिएट पॉइंट है उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनकी चेनेज भी नोट की जाती है। चेनेज का मतलब प्रारंभिक बिंदु से मापी गई दूरी। जैसे इसकी चेनेज मान लो 200 हो गई, इसकी चेनेज 220 हो गई, इसकी चेनेज 240 हो गई, इसकी चेनेज 260 हो गई। मतलब जहाँ से आपने स्टार्ट वर्क किया है उस बिंदु से मापते हुए दूरी जो ली जाती है वो आपकी चेनेज कहलाती है, और इनका जो लेवल है वो भी ज्ञात किया जाता है। तो प्रोफाइल ज्ञात करने के उद्देश्य से की जाने वाली लेवलिंग को बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल और प्रोफाइल लेवलिंग। और जो आपका हाईवे होता है या आपका कोई भी रेलवे का अलाइनमेंट है, ठीक है, उसकी जो क्रॉस सेक्शन डायरेक्शन है ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, और ये आपकी लेटरल डायरेक्शन है, क्रॉस डायरेक्शन है। क्रॉस डायरेक्शन में ग्राउंड कैसा है, ग्राउंड की नेचर ज्ञात करने के उद्देश्य से इसके निश्चित अंतराल पर इस तरह से क्रॉस सेक्शन लेकर, इन पर बिंदु लेकर इसकी जो लेटरल डायरेक्शन उसकी नेचर ज्ञात करने के लिए जो की लेवलिंग की जाती है वो कहलाती है आपकी क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग। तो किसी अलाइनमेंट के लिए देखो प्रोफाइल लेवलिंग कहने का मतलब आपकी लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग और क्रॉस सेक्शनल लेवलिंग दोनों का होना जरूरी है, तभी आपका ग्राउंड का पता चलेगा कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में क्या हो रहा है और लेटरल डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है।
तो देखो ये आपके उद्देश्य के आधार पर लेवलिंग हो गई 3 प्रकार की, और 2 आपके सब टाइप हो गए, कहने का मतलब डिफरेंशियल लेवलिंग के टाइप हो गए। तो आपका फ्लाई लेवलिंग और एक आपका चेक लेवलिंग। चेक करने के लिए चेक लेवलिंग, और बेंचमार्क के प्रथम बिंदु से बेंचमार्क को अलाइनमेंट के प्रथम बिंदु से कनेक्ट करने के लिए की जाने वाली लेवलिंग को फ्लाई लेवलिंग कहा जाता है। ठीक है, अब एक लेवलिंग और आती है रेसिप्रोकल लेवलिंग। ये उद्देश्य के आधार पर नहीं है, ध्यान रखना इसका, ये अपने आप में लेवलिंग का तरीका ही अलग होता है। कई बार क्या होता है, अपना कोशिश यही करते हैं अपन लोग कि आपका लेवल है, जो लेवल है आपका दोनों स्टेशन के एग्जैक्ट बीच में रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो बीच में नदी आ गई, लेवल को देखो, आपको बिंदु ए और बी के बीच में लेवल का डिफरेंस ज्ञात करना है। ए और बी के बीच के लेवल का डिफरेंस ज्ञात है, तो आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ तो सेटअप कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो स्थिति में, जब बीच में इस तरह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है या बीच में नहीं रख पा रहे हो, तो आप इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल ए के एग्जैक्ट पास में रख के स्टॉप को ए पे रख दोगे और रीडिंग एच ए नोट कर लोगे और एच बी रीडिंग नोट कर लोगे। ठीक है, 2 रीडिंगें हो गई, इससे आप लेवल का डिफरेंस याद करोगे तो आपका आ जाएगा एच ए माइनस एच बी। फिर दोबारा क्या करोगे, इंस्ट्रूमेंट को 2 बिंदु हैं ये रहे ए और बी, इंस्ट्रूमेंट को आप यहाँ बी के आसपास ले आए, बिल्कुल जस्ट पीछे यहाँ रख दिया, एच बी रीडिंग नोट कर लोगे और आपकी एच ए जो रीडिंग है वो भी नोट कर लो, एच ए डैश और एच बी डैश आपने रीडिंग नोट कर ली। इंस्ट्रूमेंट को एक बार ए पे रखा, एक बार इंस्ट्रूमेंट को बी पे रखा, दोनों रीडिंग नोट कर ली, इससे लेवल का डिफरेंस फिर याद कर लिया, एच ए डैश माइनस एच बी डैश। ठीक है, तो ये जो लेवल का डिफरेंस है और ये लेवल का डिफरेंस है, तो ए और बी के बिंदु में लेवल का जो डिफरेंस है वो ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, एच ए माइनस एच बी और एच ए डैश माइनस एच बी डैश बटे 2 उनका एवरेज है वो ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो लेवलिंग की जाती है उसको बोला जाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। इस प्रकार की जाने वाली लेवलिंग को बोला जाता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। इंस्ट्रूमेंट को एक बार तो ए पे रख के रीडिंग ली जाती है और एक बार बी पे रख के रीडिंग ली जाती है। और ऐसा क्योंकि देखो बीच में आप रख नहीं पाओगे, बीच में अपने को रखना है, नहीं रख पा रहे तो अपने रेसिप्रोकल लेवलिंग करके विशेष रूप से कोई खाई आ जाती है या फिर जैसे मान लो ये नदी आ जाती है, इन परिस्थितियों के अंदर अपने को रेसिप्रोकल लेवलिंग करनी पड़ती है। और रेसिप्रोकल लेवलिंग करने से देखो क्या क्या फायदे हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग करने से आपको लाइन ऑफ कोलिमेशन के कारण आने वाली एरर है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है। एरर ड्यू टू इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन के झुकाव के कारण आने वाली त्रुटि है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है रेसिप्रोकल लेवलिंग से। एरर ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ, कर्वेचर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की जो वक्रता के कारण आने वाली त्रुटि है वो भी खत्म हो जाती है। और ध्यान रखना, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन हो तो जाती है बट पार्शली होगी, पूर्ण रूप से वो खत्म नहीं होती। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग करने से लाइन ऑफ कोलिमेशन के झुकाव के कारण आने वाली त्रुटि है वो खत्म हो जाती है पूर्ण रूप से। पृथ्वी की वक्रता के कारण आने वाली जो त्रुटि है वो भी खत्म हो जाती है पूर्ण रूप से। बट अपवर्तन के कारण आने वाली जो एरर है वो आंशिक रूप से खत्म होती है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती। तो ये आपका रेसिप्रोकल लेवलिंग है और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लेवलिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना है वो है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। का लास्ट टॉपिक है ये सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब। देखो कोई भी बबल ट्यूब है वो ज़्यादा सेंसिटिव माना जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई बबल ट्यूब है, उसका आप थोड़ा सा टेलीस्कोप को मान लो झुका रहे हो, झुकाते अगर आपका बबल हिल रहा है मान लो, ठीक है, डिविएट हो रहा है, अपने कहते हैं कि क्या वो ज़्यादा सेंसिटिव है। मान लो हिल ही नहीं रहा वो बबल, बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा, इसका मतलब वो सेंसिटिव नहीं है। देखो इसको डिफाइन करने के लिए अपने क्या करेंगे, इस पर जो डिविजन्स होते हैं, मान लो इस पर जो बबल ट्यूब होती है, इस पर जैसे मान लो ये डिवीजन है, अगर बबल को मेरे को एक डिवीजन के द्वारा विचलन करना है, एक
डिवीज़न के द्वारा मुझे बबल को डिस्प्लेस करना है। अगर मुझे इसको टेलीस्कोप को झुकाऊंगा मैं तो बबल डिस्प्लेस होगा, और मुझे एक डिवीजन का डिस्प्लेस करने के लिए अगर देखो कम एंगल के द्वारा डिस्प्लेस होगा, अगर मान लो कम एंगल का झुकाव होगा तो वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। जैसे मान लो एक टेलीस्कोप आपका एक बबल ट्यूब एक है ए है और एक आपकी बी है, दो बबल ट्यूब है आपकी, ठीक है। और एक डिवीजन का विचलन करने के लिए इसमें मान लो मेरे को 10 सेकंड झुकाना पड़ रहा है इसको, और इसमें मान लो 20 सेकंड झुकाना पड़ रहा है, तो आपका देखो ये बबल है वो ज़्यादा सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 20 मिनट का जब मैंने इसको झुकाया तो इसमें एक डिवीजन विचलन हुआ है, और इसमें 10 पे एक हो गया और 20 पे करूंगा तो 2 हो जाएगा, तो ये आपका ज़्यादा सेंसिटिव होगा, क्योंकि 10 पे ही हो गया ये तो एक डिवीजन डिस्प्लेस। तो कहने का मतलब स्मॉल एंगल, जितना एंगल स्मॉल रहेगा उतना ही वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो इसको डेफिनेशन कह सकते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ बबल ट्यूब टू शो स्मॉल एंगुलर डिवीजन ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बबल बाई वन डिवीजन। ठीक है, बबल के एक डिवीजन के द्वारा जो समान छोटा कोण विचलन दिखाने की जो क्षमता होती है वो कहलाती है आपकी सेंसिटिविटी। या देखो एक तो छोटा कोण है उसके हिसाब से कह सकते हैं, या फिर मान लो बबल ज़्यादा डिवीजन के द्वारा एक ही एंगल ले लिया आपने, जैसे 10 सेकंड ले लिया दोनों में, इसमें मान लो एक डिवीजन विचलित हुआ इसमें 2 हो गया, तो आपका ये ज़्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, जिसमें ज़्यादा डिवीजन मूव कर गया वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ये आपकी बबल की सेंसिटिविटी है। और सेंसिटिविटी की बात करो तो देखो बबल की सेंसिटिविटी आपको बढ़ानी है तो कुछ बातों का ध्यान रखोगे आप। सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है अगर आपको, तो आप कैसे कर सकते हो? देखो पहला है बबल ट्यूब है आपकी, बबल ट्यूब का जो डायमीटर है, ठीक है, जैसे ये बबल ट्यूब है मान लो, तो ये जो डायमीटर डी है इसको बढ़ाकर आप बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। ठीक है, बबल ट्यूब की डायमीटर बढ़ाकर आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। दूसरा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब की रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको बढ़ाकर भी आप सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हो। ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं लेकिन फर्क है इनमें, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है जो इसकी, ठीक है, क्योंकि देखो इस डायरेक्शन में भी कर्व्ड होती है इसकी ऊपर की जो सरफेस है ये वाली, तो ये इस डायरेक्शन में जितनी बड़ी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, लॉन्गिट्यूडनल जो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी ज़्यादा होगी उतनी बबल ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाकर बबल ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब कैन बी इंक्रीज्ड। थर्ड है बबल की लेंथ है जो, बबल की लेंथ बढ़ाकर, देखो ये सबसे प्रभावी फैक्टर होता है बबल की लेंथ। ध्यान रखना है बबल ट्यूब नहीं है ये, बबल एयर बबल है जो आपका, एयर बबल है जो यहाँ पर एयर बबल छूटता है जो ये वाला, एयर बबल जितना ज़्यादा लंबा होगा बबल उतना ही सेंसिटिव होगा। और ये बबल ट्यूब का डायमीटर बढ़ाने से बबल की लेंथ बढ़ती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाने से भी बबल की लेंथ बढ़ती है। बबल की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी बबल ट्यूब उतनी ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो बबल की लेंथ बढ़ाकर बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा जो ग्लास ट्यूब है आपकी, ट्यूब है जो उसकी जो इंटरनल वॉल है ये वाली, इसको अगर आप स्मूथ कर दोगे तो आपका लिक्विड आसानी से मूव करेगा। स्मूथनेस को बढ़ाकर या रफनेस को घटाकर या स्मूथनेस को बढ़ाकर बबल की सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और पांचवा फैक्टर है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। विस्कोसिटी ध्यान रखना, रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है, फ्लो का विरोध होता है। तो फ्लो का विरोध का मतलब विस्कोसिटी को आप कम करोगे। विस्कोसिटी को जब आप कम करोगे, विस्कोसिटी को कम करोगे तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो देखो 5 फैक्टर तो आपके ये हो गए। पहला फैक्टर बबल ट्यूब का डायमीटर बढ़ाकर, दूसरा बबल ट्यूब की रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाकर, तीसरा बबल की लेंथ बढ़ाकर, चौथा बबल की जो आंतरिक सतह है, बबल ट्यूब की आंतरिक सतह उसकी स्मूथनेस बढ़ाकर या रफनेस घटाकर, और पांचवा है लिक्विड की विस्कोसिटी को
घटाकर या कम विस्कोसिटी का लिक्विड यूज करके। 5 देखो मेन फैक्टर हैं। इसके अलावा एक छठी बात और आती है कि जो टेम्परेचर होता है, ड्यू टू राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से सेंसिटिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखना, ये विस्कोसिटी को भी प्रभावित करता है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड और बबल की लेंथ को भी प्रभावित करता है। लेकिन बबल की लेंथ है वो ज्यादा प्रभावी फैक्टर है। विस्कोसिटी तो अपना ऑलरेडी ऐसा लिक्विड लेते हैं जिसको विस्कोसिटी कम होती है, ठीक है। तो बबल की लेंथ प्रभावित किस तरह से होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये बबल ट्यूब है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो देखो अंदर का जो लिक्विड होगा वो फैलेगा और बबल की जगह को वो घेर लेगा। एयर बबल की जगह घेरेगा तो बबल की लंबाई हो जाएगी कम। बबल की लंबाई कम हो जाएगी तो सेंसिटिविटी क्या होगी, घट जाएगी। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर को बढ़ाने से सेंसिटिविटी घट जाती है, सेंसिटिविटी घट जाती है। अगर आप इस व्यू से सोचोगे तो बढ़ेगी, लेकिन देखो ये इतना प्रभावी फैक्टर नहीं है जितना बबल ट्यूब की लेंथ होती है। इसलिए बबल ट्यूब की लेंथ के हिसाब से सोचोगे तो सेंसिटिविटी आपकी कम हो जाती है। बबल ट्यूब की जो सेंसिटिविटी है वो देखो, उसको ज्ञात करने के लिए 2 फॉर्मूले काम में लिए जाते हैं, ठीक है। बबल की सेंसिटिविटी ज्ञात करने के लिए या तो आप जैसे मान लो ये आपने ये टेलीस्कोप लगाया है, यहाँ स्टाफ लगा दिया और टेलीस्कोप को थोड़ा सा झुकाया, आपका जो रीडिंग बदल गई और ये रीडिंग स्टाफ इंटरसेप्ट एस है मान लो, इनके बीच की दूरी आपकी डी है, ठीक है। और बबल जब आपने झुकाया तो बबल है वो एन डिवीजन के द्वारा विचलित हो गया, ठीक है। तो इस केस में इसकी बबल की सेंसिटिविटी है वो आप ज्ञात कर सकते हो या तो एंगुलर डिवीजन के द्वारा। एंगुलर डिवीजन के द्वारा फॉर्मूला लगाओगे अल्फा डैश, आप डी अपॉन आर का फॉर्मूला इसमें लगा सकते हो। डी का मतलब देखो क्या होता है, जो आपकी ये स्मॉल डिवीजन है, देखो 2 डिवीजन है इनके बीच की दूरी डी, ओरिजिनली वो 2 mm होता है। 2 जो डिवीजन उनके बीच की दूरी 2 mm या डी है, और आर इसकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बबल ट्यूब आपने जो ले रखी है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ठीक है। जैसे ये आपका डी है और ये आपका आर है, तो ये आपका अल्फा डैश हो जाएगा। देखो या तो अल्फा डैश ज्ञात कर लोगे और या फिर अपना एक फॉर्मूला और है उसके द्वारा भी अपने ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा डैश का देखो अगर एक दूसरा रूप में लिखोगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा S/dn रेडियन। इसमें अगर वैल्यू रखोगे आप इसके हिसाब से तो S/dn हो जाएगा। S आपका स्टाफ इंटरसेप्ट, S/d करोगे तो आपका ये एंगल निकल जाएगा, लेकिन ये n डिवीजन के लिए 1 डिवीजन के लिए बटे n कर दोगे, इतने रेडियन। उसको आप मिनट में ज्ञात करोगे सेकंड के अंदर, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा 206 265, ठीक है। तो इस रूप में जनरली ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। लेकिन ये भी याद रखोगे आप अल्फा डैश बराबर डी अपॉन आर या अल्फा डैश इज इक्वल टू S/dn इंटू 206 265, ठीक है। ये आपका रेडियन है, ये भी आपका रेडियन है, ये आपका सेकंड हो गया। पहला फॉर्मूला देखो ये है। दूसरा फॉर्मूला आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के द्वारा भी आप इसको व्यक्त कर सकते हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ज्ञात करोगे, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करोगे तो एन डी डी अपॉन एस का फॉर्मूला बन जाएगा। एन का मतलब वही डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन जिसके द्वारा बबल विचलित हुआ है। डी आपकी 2 स्मॉल डिवीजन है जो उनके बीच की दूरी डी होगी, लेवल तथा स्टाफ के बीच की दूरी एस आपका स्टाफ इंटरसेप्ट। इसकी सहायता से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हो। तो बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी ज्ञात करने के लिए आपके 2 फॉर्मूलों से कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो जिसकी सहायता से सेंसिटिविटी को व्यक्त किया जा सकता है, या तो एंगुलर डिवीजन के द्वारा या रेडियस ऑफ कर्वेचर के द्वारा इसको व्यक्त किया जा सकता है। तो आपका ये लेवलिंग का चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। धन्यवाद।